हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार देख लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख भी रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन क्या होता है, फिर अपवर्तन किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह माध्यम में तिरछा तिरछा प्रवेश करेंगी तब, तो जब वे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएंगी तो अपने मुख्य मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। तो इस विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कोई इधर कांच है, मान लीजिए पूरा ये नीचे का माध्यम कांच है और इधर वायु है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आती है, तो ये तो इसका मुख्य मार्ग है, लेकिन इसे जाना चाहिए ऐसे इस तरह से। लेकिन अभी हम लोगों ने परिभाषा में क्या देखा कि वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब कि अपने मुख्य मार्ग का अनुसरण ना करते हुए किसी अन्य मार्ग से जाती है, तो ये कुछ ऐसे जाने लगेगी। तो प्रकाश का अपवर्तन इस तरह कुछ होता है। ये तो होती है आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण, और ये होता है अभिलंब। और यहाँ पर बनने वाला कोण होता है कोण आई, आपतन कोण, और यहाँ पर बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण। तो हम लोगों ने देखा था कि परावर्तन में भी कोण आई और कोण आर था, और अपवर्तन में भी कोण आई और कोण आर है, लेकिन वहां पर उसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहा जाता था। यहाँ पर इसको आपतन कोण और अपवर्तन कोण कहा जाएगा, बस खाली इतना अंतर है, बाकी वो सब कुछ सेम है। तो एक बार आप परिभाषा को देख लीजिए और चित्र को देख लीजिए, फिर चलिए हम इसके आगे की दो शर्तों को देखते हैं, इसमें क्या क्या शर्तें हैं। तो इसकी पहली शर्त है कि जब जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर तो हम विरल माध्यम के रूप में हम केवल वायु को ले सकते हैं। विरल माध्यम में हम सिर्फ वायु को ले सकते हैं। और रही बात सघन माध्यम की, सघन माध्यम में हम जल, कांच, इन सबको ले सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो मान लीजिए कि ये किसी एक माध्यम की सतह है, इधर सघन माध्यम, इधर विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब वायु है, और इधर सघन माध्यम कांच है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करते, प्रकाश की किरणें, तो इसको जाना रहता अपने मुख्य मार्ग से इस तरह, लेकिन ये विचलित हो जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं अपने मुख्य मार्ग से विचलित होती हैं और अभिलंब से दूर न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यह होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन की ओर जाती हैं तब, और इस दशा में जो कोण आई होता है वो कोण आर से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब झुकती हैं तो कुछ ना कुछ कोण भी कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोण जो आपतन कोण होगा ये अपवर्तन कोण से बड़ा रहता है। तो ये बड़ा का चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है।
एक बार इसे भी आप लोग देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल सघन से विरल में जाती हैं तो क्या होता है। विरल में जाने पर तो इसमें जो होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं। कुछ चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए इधर ऊपर कोई सघन माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पर जल रखा है और नीचे वायु है। तो जल सघन है क्योंकि जल द्रव है और वायु जो होती है गैस अवस्था में पाई जाती है। तो इसको आप लोग रसायन विज्ञान के अनुसार देखें तो जल में जो अणु होते हैं वो अधिक पास पास होते हैं वायु के मुकाबले, तो इसलिए ये सघन माध्यम कहलाएगा। और ये वायु जो होगी ये विरल माध्यम कहलाएगी क्योंकि इसके अणु इसके जल के मुकाबले में काफी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसको विरल माध्यम कहा जाता है। और जब इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं तो इनको कुछ इनका जाना रहता है और इनका मुख्य मार्ग ये होता है, लेकिन इस पर न जा करके या थोड़ा विचलित होकर ऐसे निकल जाती हैं। और जब इस पर अभिलंब डाला जाता है और कोणों को दर्शाया जाता है तो यहाँ पर कोण आई बना रहता है और यहाँ पर कोण आर। तो इस दशा में क्या होता है कि जो कोण आई होता है ये छोटा हो जाता है और कोण आर जो होता है ये बड़ा हो जाता है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं अभिलंब से दूर हटती हैं, अर्थात अपने मुख्य मार्ग से विचलित होकर आगे बढ़ती हैं। तो इस अवस्था में जो यहाँ पर कोण बनेगा कितने के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा दूर और जाने से इतना कोण और बढ़ जाता है, तो इसलिए जो कोण आई होगा ये छोटा हो जाता है कोण आर के मुकाबले। और ये जब जब इस प्रकार की घटना होगी कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तब तब ये आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर के सदैव बड़ा होगा। चलिए अब अपवर्तन के नियम देखते हैं। और ये होता है आपतन बिंदु। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया आपतन बिंदु ये होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो आपतित किरण इसी बिंदु से होकर गुजरती है और जो परावर्तित किरण ये भी अपवर्तित किरण इधर से गुजरती है ये भी, और इस पर जो अभिलंब खींचा गया है तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो वही लिखा गया है तथा आपतन बिंदु से तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये
तो रहा पहला नियम। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि आपतित किरण यहाँ पर गुजर रही है और अपवर्तित किरण भी, और इस पर जो अभिलंब खींचा गया तीनों इस सतह पर एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो इस पर जो खींचा गया है तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो पहला नियम तो यही कहता है। और हम दूसरा नियम देखने वाले हैं। दूसरा नियम जो होता है ये आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के ज्या पर निर्भर करता है। तो ज्या का मतलब साइन होता है, मतलब कि साइन आई तथा साइन आर पर निर्भर करने वाला नियम है दूसरा वाला। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो आपतन कोण आई, आपतन कोण आई की ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है, ठीक है। तो आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो चलिए इसका सूत्र भी देखते हैं। मतलब कि आपतन कोण आई की ज्या, मतलब कि ज्या का मतलब साइन, तो साइन आई और अनुपात का मतलब बटे होता है, और फिर साइन आर, तो जो इसका अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है, नियत अंक। तो ये दूसरा नियम होता है। और इसी में से एक क्वेश्चन बनता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी होता है कि इस नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले भी इस नियम के बारे में बताया था, तो इसलिए इस नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम आप देख भी रहे हैं कि आपतन कोण आई की ज्या, मतलब कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, यानी कि साइन आर का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे एक नियतांक होता है। यहाँ पर नियतांक का मतलब क्या है कि चलिए इसको नियतांक को समझ भी लेते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है नियतांक। नियतांक का मतलब होता है नियत अंक। यहाँ पर मतलब बटे में है, इसका मतलब कि अगर इन दोनों को भाग देकर काटा भी जाएगा, जो में प्राप्त होगा एक नियत अंक होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर साइन आई जो बन रही है, मान लीजिए 30 अंश का है और यहाँ पर 45 अंश का बन जा रहा है। तो हम यहाँ पर साइन आई के जगह पर 30 अंश रखेंगे और कॉस के साइन इधर जहाँ पर है उधर 45 अंश रखेंगे, और जब इसका मान रख के काटेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/√2 और साइन 45 का मान होता है 1/2। जब इसको हम काटेंगे तो हमको एक नियत अंक ही मिलेगा, मतलब कि कुछ अनिश्चित नहीं रहेगा। तो हमको 2/√2 मिल रहा है। तो एक प्रकार है नियतांक ही है, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई होगा तो हमें यही बार बार मिलेगा। अगर हम बार बार यहाँ पर 30 रखते हैं, बार बार यहाँ पर 45 रखते हैं, तो हमें बार बार यही मान प्राप्त होगा, मतलब कि ये नियतांक है। जो राशियाँ यहाँ पर रखेंगे जितना कोण का मान, तो कटने पर उसी के बराबर एक नियत अंक प्राप्त होगा, इसलिए इसको नियतांक कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।